जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। अगर कुछ करना है तो कड़े प्रयास करने होंगे। कड़े प्रयास करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना होगा। तत्पर रखने के लिए मॉर्निंग इवनिंग उनको बिठाना होगा इंस्पिरेशन बनाकर। अपने आप को बेहतर करने के लिए नई चीज़ें सीखते रहना, समय के साथ अपडेट रहना, पुराने को रिफ्रेश करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। नया सीखना, पुराना समझना, एक्शन के लिए तैयार रहना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का सेशन 19 जनवरी 2021 का। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ेस हैं, किस तरह से। इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ठीक है। अभी जैसे कि आपने कल ही अभी कुछ लोगों का रिजल्ट्स आया है एसबीआई पीओ का मेंस होना है। आईबीपीएस के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपके आरआरबीज पीओस के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी के मेंस होने हैं। तो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूं कि जो भी ये एग्जाम्स होंगे अभी, तो रिसेंटली यहाँ पे कहाँ तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा। वैसे देखा जाए तो 6 महीने का करंट अफेयर पूरी तरीके से कवर अप करके चलना होता है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबली जो आपको ध्यान देना होगा तो अगस्त से आपको पूरा सा देखना होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। इतना आपको कवर अप करके चलना होगा जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड टॉप इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर है कौन? बेंगलुरु। सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। क्या लिखा हुआ है? द बेंगलुरु हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन द वर्ल्ड, व्हाइल लंदन इज एट नंबर 2। लंदन नंबर 2 पर है, सेकंड पे है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र में पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि लंदन दूसरे नंबर पर है। तो सही आंसर आपका होगा बेंगलुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया आर्म्ड फोर्सेस हैव सेलिब्रेटेड विच वेटरन डे ऑन 14 जनवरी 2021। भारत के सशस्त्र बलों ने 14 जनवरी 2021 को किस बुजुर्ग दिवस, सॉरी बुजुर्ग की जगह भी यहां बुजुर्ग दिवस है, जो दिग्गज होते हैं हमारे वेटरन आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, तो वो कौन सा डे यहां पर मनाया गया है? किस नंबर का मनाया गया है? 14 जनवरी 2021 को इंडिया आर्म्ड फोर्सेस के लिए वेटरन डे कब मनाया गया है? किस नंबर का है? 5th, पांचवा। कौन सा है वेटरन? पांचवा, 5th। देखिए लिखा हुआ है, द 5th इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे वॉज सेलिब्रेटेड एज अ रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। पांचवें भारतीय सशस्त्र सेना के वयोवृद्ध दिवस को भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की मान्यता के रूप में मनाया गया। तो किस नंबर का था? 5th नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूएन राइट बॉडी हैज इलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल वोट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अधिकार निकाय ने प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किस देश को चुना है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट आंसर की तरफ। क्या आंसर होगा इसका? फिजी। सही आंसर क्या है? फिजी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार निकाय ने प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में निम्नलिखित में से किस देश को चुना है? फिजी को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने फिजी के राजदूत को एक अभूतपूर्व गुप्त मतदान में 2021 के राष्ट्रपति के रूप में चुना। एक राजनयिक स्टैंड अप के बाद आम सहमति के फैसले को अवरुद्ध कर दिया।
तो फिजी इसका सही आंसर होगा। द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इलेक्टेड फिजीज एम्बेसडर एज इट्स 2021 प्रेसिडेंट इन एन unprecedented secret ballot after a diplomatic standoff blocked the usual consensus decision। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही आपका फेस्टिवल जो भी आपके होते हैं, ये त्यौहार मनाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, और जो त्यौहार आता है वो ऐसा होता है जो हमने आज से पहले कभी नाम सुना नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की ही क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ कैटल कानुमा। कानुमा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु कानुमा का त्यौहार मनाया। तो बताइए ये त्यौहार कहां मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, कहां मनाया जाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये फेस्टिवल मनाया जाता है कानुमा। जो ये कानुमा नाम का फेस्टिवल है तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में लोग संक्रांति के त्यौहार के तीसरे दिन पशुओं का त्यौहार कानुमा मना रहे हैं। इन तेलंगाना पीपल आर सेलिब्रेटिंग कानुमा द फेस्टिवल ऑफ कैटल ऑन द थर्ड डे ऑफ संक्रांति फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक हैज बीन टाइड अप विद फिनटेक नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड टू MSMEs। HDFC, ICICI, DBS, SBI। MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ किस बैंक का करार किया गया है। किस बैंक के साथ करार हुआ है। तो इसका सही आंसर है आपका ICICI। ICICI के साथ करार हुआ है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी ICICI। The ICICI Bank and Neo, a new age fintech company, has announced a tie-up to issue prepaid cards to micro, small and medium enterprises। नियो के साथ ICICI का करार हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी MSME। विच बैंक हैज बीन टाइड अप विद फिनटेक नियो टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू MSME। ओ सॉरी, वही क्वेश्चन है ये। MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ किस बैंक का करार किया गया है। तो जैसे कि अभी आपने देखा था, पिछला क्वेश्चन भी यही था। ICICI 2 बार स्लाइड पड़ गई है। ICICI बैंक और नियो ने एक नए युग फिनटेक कंपनी के MSME श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए एक टाई अप की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ TEPC। कपिल शर्मा, राहुल मिश्रा, दीपक कुमार, संदीप अग्रवाल। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। संदीप अग्रवाल। सही आंसर क्या है, संदीप अग्रवाल। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने संदीप अग्रवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। TEPC का फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैज अपॉइंटेड संदीप अग्रवाल एज द न्यू चेयरमैन। संदीप अग्रवाल आपके न्यू चेयरमैन TEPC के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। वन लाइनर इसी तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अपॉइंटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द केयर लोवर्ड द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्शन टू हाउ मैनी % ऑफ द GDP फॉर FY21 फाइनेंशियल ईयर 21। FY21 बताइए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, गुड। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो 21 है वो कब से कब तक चलता है, कब ये फिनिश होगा फाइनेंशियल ईयर 21। जब ये लिखा रहता है फाइनेंशियल ईयर 21 तो इसका मतलब होता है कि ये स्टार्ट कब हुआ होगा। ये स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 को और फिनिश कब होगा 31 मार्च 2021 को। यानी कि जब भी फाइनेंशियल ईयर 21 लिखा होगा तो इसका मतलब रहता है कि वो ईयर स्टार्ट कब से हुआ है फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में अगर हम बात करें हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, फिनिश कब होगा 31 मार्च 2021 को। तो वही फाइनेंशियल ईयर 21। अच्छा, कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है CY और 21, तो इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर। जब लिखा रहता है आपका CY 21 कुछ इस तरह से लिखा होता है CY 21, तो इसका मतलब होता है कैलेंडर ईयर।
अब कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है? हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर अलग अलग होते हैं। कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? सेम। तो उनका जनवरी टू दिसंबर रहता है, तो वही उनका कैलेंडर ईयर होता है, वही उनका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो देन बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, क्या आंसर होगा इसका? केयर ने केंद्र के राजकोषीय घाटे के प्रक्षेपण को जीडीपी के कितने प्रतिशत वित्त वर्ष 21 के लिए कम कर दिया है? कितना कम किया है? तो देन देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 7.8%। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां पर ये हो गया है, सी ऑप्शन कर लीजिएगा। 7.8%। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 21 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 7.8% तक के प्रक्षेपण को संशोधित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इंटेल कंपनी? दीपक कुमार नए सीईओ इंटेल के कौन बनाए गए हैं? इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने? तो ऑप्शन डी है पैट जेलिसिंगर। पैट जेलिसिंगर, पैट जेलिसिंगर। इंटेल ने घोषणा की है कि उसके निदेशक मंडल ने 40 वर्षीय प्रौद्योगिकी उद्योग के नेता पैट जेलिसिंगर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवीवा इंडिया के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी आपका सीईओ और एमडी से ही क्वेश्चन है। अमित मलिक, साकेत सूरी, ट्रेवर बैल, करणवीर सिंह, बताइए। तो देन इसका सही आंसर क्या है? अमित मलिक। अमित मलिक को अवीवा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमित मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर and managing director, CEO and MD of Aviva India. Next, who has developed India's first indigenous machine pistol ASMI? भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं भारतीय सेना और DRDO ने। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है भारतीय सेना और IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट ऑप्शन है DRDO और BSF ने। नेक्स्ट ऑप्शन है BSF और भारतीय सेना ने। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है भारतीय सेना और DRDO ने। इंडियन आर्मी एंड DRDO, द डिफेंस रिसर्च, DRDO का फुल फॉर्म द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन आर्मी हैव ज्वाइंटली इन्होंने वर्क किया है इस पे, ज्वाइंटली डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल नेम्ड ASMI। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से देश की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का विकास किया है, जिसका नाम ASMI है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका हु हैज बिकम द फर्स्ट US प्रेसिडेंट वाज इम्पीच्ड ट्वाइस बाय द US हाउस? अमेरिकी सदन द्वारा 2 बार महाभियोग चलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? कौन है जो इस तरह के काम कर सकते हैं? आप जानते हैं अच्छे तरीके से, ट्रंप जी। जब से ट्रंप आ रहे हैं तब से क्या हो रहा है? कुछ इसी तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्लाइमेट चेंज से, हर मुद्दे से ये क्या हुए हैं? बाहर हुए हैं। न्यूक्लियर डील साइन हुई ईरान के साथ, उससे बाहर, क्लाइमेट चेंज से बाहर, जो भी डील है उस तरीके से। और यहाँ पर भी इन्होंने क्या झंडे गाड़ी दिए। अमेरिकी सदन द्वारा 2 बार महाभियोग चलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन नेम्ड युविका इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन? युविका नाम के स्कूली बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस भारतीय संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एंड थर्ड ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO। ISRO is set to conduct the second session of its young scientist program for school children called युविका।
युविका का देखिए फुल फॉर्म भी है, युविका जो बोला गया है, इस युविका का क्या फुल फॉर्म है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युविका। तो कौन है? इसरो। सही आंसर क्या होगा इसका? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा युविका नाम के स्कूली बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, युविका नाम के स्कूली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, भाई कौन दे रहा है, कौन प्रशिक्षण दे रहा है? इसरो दे रहा है। या फिर पूछ लिया जाएगा इसरो स्कूल के बच्चों को एक प्रशिक्षण दे रहा है, उस प्रशिक्षण को किस नाम से या किस के तहत दिया जा रहा है? तो युविका के तहत दिया जा रहा है, युविका नाम यहां पर रखा गया है। अच्छा, युविका क्या स्टैंड्स फॉर? युविका स्टैंड्स फॉर क्या है? तो युवा विज्ञान कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका हैज रिवाइव्ड द पोर्ट डील विद इंडिया एंड जापान टू डेवलप विद टर्मिनल। श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ किस टर्मिनल को विकसित करने के लिए बंदरगाह सौदे को पुनर्जीवित किया? फर्स्ट ऑप्शन है डीप सी टर्मिनल, जया कंटेनर टर्मिनल, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एकता कंटेनर टर्मिनल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है आपका डीप सी टर्मिनल, डीप सी टर्मिनल। श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ किस टर्मिनल को विकसित करने के लिए बंदरगाह सौदे को पुनर्जीवित किया है? डीप सी टर्मिनल। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिला राजपक्षे ने कोलंबो बंदरगाह में एक गहरे समुद्र में टर्मिनल विकसित करने के लिए एक भारतीय और जापानी निवेश परियोजना के पुनरुद्धार की घोषणा की है। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, डीप सी टर्मिनल भाई किससे रिलेटेड बात हो रही है, किस किस कंट्री की बात हो रही है? तो श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ किस टर्मिनल को विकसित करने के लिए बंदरगाह सौदे को पुनर्जीवित किया है? तो आपका डीप सी टर्मिनल। सही आंसर क्या होगा? डीप सी टर्मिनल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके यहां से एमसीक्यू समाप्त फिनिश होते हैं और आपकी न्यूज स्टार्ट होती है। तो देखिए फर्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट न्यूज आ रही है, लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान डाइड इन मुंबई ऑन जनवरी 17 जनवरी 2021 एट द एज ऑफ 89। अब देखिए ऑबिचरी से आपकी न्यूज आई है, ऑबिचरी से जो भी न्यूज आती है यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होता है, सीधा सा पूछ लिया जाता है भाई उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी की डेथ हुई अभी हाल ही में, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, किस से संबंधित थे, कौन थे वो? तो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन। एज कभी नहीं पूछी जाती, देन यहाँ पे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है 89। और इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज पूछी जाती है अगर उनको अवार्ड्स मिले हुए हैं तो कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, तो अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, पद्मश्री इनको मिला 1991 में, पद्म भूषण भी मिला इनको 2006 में, 2006 में, पद्म विभूषण मिला 2018 में। यही सीरियल रहता है मिलने का, पहले पद्मश्री होता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर पद्म विभूषण मिलता है। तो पद्मश्री मिला 1991 में, पद्म भूषण मिला 2006 में और पद्म विभूषण मिला 2018 में, और 2003 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला है। तो सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी की डेथ हुई, उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, किस सन में मिला? तो 2003 में। या पद्म विभूषण मिला तो कब मिला? बहुत ही डीप आएगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली से डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई किस फील्ड से रिलेटेड थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फार्मर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स इन बागलकोट। इन बागलकोट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 17 January 2021 inaugurated and laid the foundation stone of various farmer friendly projects in Bagalkot, कर्नाटका। देखिए फार्मर फ्रेंडली से कुछ ध्यान आया कि फार्मर फ्रेंडली एक आपका बनाई गई है, प्लेलिस्ट बनाई है जो मैंने बनाई है एग्जाम फ्रेंडली। एग्जाम फ्रेंडली में क्या है कि एग्जाम फ्रेंडली में आपके कुछ ऐसे एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो एग्जाम्स के लिए ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस वजह से वो प्लेलिस्ट बनाई गई है एग्जाम फ्रेंडली के नाम से। यहाँ पर फार्मर फ्रेंडली आपको ध्यान रखना है क्योंकि फार्मर फ्रेंडली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। फार्मर फ्रेंडली आपके एग्जाम को बनाएगा फ्रेंडली,
है ना। कर्नाटका से है कि कर्नाटका में क्या हुआ है भाई, कर्नाटक में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बागलकोट में किसान हितैषी यानी कि फार्मर फ्रेंडली परियोजना का उद्घाटन किया है और इनॉग्रेशन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। तो टू द पॉइंट क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि भाई कर्नाटका में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने या कर्नाटका में किसान हितैषी परियोजना का उद्घाटन किसने किया, तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने किया है। कब किया, डेट नहीं पूछेंगे लेकिन पता होना चाहिए, 17 जनवरी 2021 को किया है। तभी ये करंट की न्यूज बन रही है। कर्नाटक के बागलकोट में विभिन्न किसान हितैषी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। सीधा सा टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑनर्ड बाय कनाडा हिंदी राइटर्स गिल्ड। ये अवार्ड मिला है भाई, किसे मिला है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक was honored by the Hindi Writers Guild Canada for the literary work on 16 जनवरी 2021. निशंक was साहित्य गौरव सम्मान। देखिए क्या बोला गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के निशंक को 16 जनवरी 2021 को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड सम्मान मिला है, कनाडा द्वारा यह सम्मान दिया गया। सीधा सा क्वेश्चन आएगा भाई, अभी हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड कनाडा के द्वारा किसको दिया गया, रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। या क्वेश्चन ये आएगा कि रमेश पोखरियाल निशंक को अभी हाल ही में कनाडा के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, हिंदी राइटर्स गिल्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। निशंक जी जो हैं ये एक आभासी कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। हाँ, अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि कभी कभी पूछ देते हैं कि भाई एम्बेसडर आ जाते हैं, तो क्या एम्बेसडर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी एम्बेसडर, वैसे तो बहुत सारे देश हैं, सभी के एम्बेसडर हम याद करते रहेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है, देखिए यहाँ पे इनको अवार्ड मिला तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पूछ लेंगे सीधा सा क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म से कि भाई अजय बिसारिया कहाँ पे, भारत के उच्चायुक्त कहाँ पर हैं, तो कनाडा में हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये एम्बेसडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नहीं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछने का मतलब नहीं बनता है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ न्यूज में रहा होता है या कहीं ना कोई कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन को हम नहीं देख पा रहे होते हैं, तभी हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया, करंट में था और हमने सुना नहीं इसको। ठीक है, तो स्टैटिक भी पोर्शन इसी तरह से आता है क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से वो न्यूज में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज फिर से रिपीट हो गई है, केंद्रीय गृह मंत्री ने बागलकोट में किसान हितैषी, हाँ फिर से रिपीट हो गई, सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाँ, नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम अनाउंसेस 1000 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल इतना सा क्वेश्चन यहां से टू द पॉइंट बनता है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, इसके लिए पीएम ने अनाउंस किए कितने, 1000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए। गवर्नमेंट लॉन्च 1000 करोड़, पीएम ने 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की घोषणा की। सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड नामक स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का बीज कोष शुरू करेगी, जो विकास और संचालन के लिए प्रारंभिक पूंजी के साथ स्टार्टअप्स की मदद करेगी। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया गया है कि उनको स्टार्टअप फंड के रूप में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के रूप में 1000 करोड़ रुपए के आवंटन से उनके एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए उनको क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा विकास और संचालन के लिए, प्रारंभिक पूंजी के रूप में, इनिशियल कैपिटल के रूप में उनको ये सहायता दी जाएगी। तो इतना फंड यहां पर एलोकेट हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस टोल्ड अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड 1 मंथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। 1 मंथ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, जिसको किस नाम से यहां पर दिखाया गया है, सक्षम। तरुण कपूर, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च द कैंपेन इन न्यू दिल्ली। सक्षम, सक्षम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। देखिए सीधी सी न्यूज क्या है, यहाँ पे इतना बोला जा रहा है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने के जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। भाई क्या है, एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसको सक्षम नाम से शुरू किया गया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर ने नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की है। अब ये जो सक्षम वर्ड है, कभी कभी बहुत ही टिपिकल अगर क्वेश्चन बनेगा किसी तरह से, तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई सक्षम का फुल फॉर्म क्या है।
अब ऐसे कोई सक्षम वो तो है नहीं, ये एब्रीविएशन है, लेकिन इसका भी कुछ नाम कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरह से लिंक करके इसको दे दिया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म बन रहा है सक्षम का वो है संरक्षण क्षमता महोत्सव। संरक्षण क्षमता महोत्सव, संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं, संरक्षित करना है ना, संरक्षण करना, संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो ये फुल फॉर्म है सक्षम का, SAKSHAM, संरक्षण क्षमता महोत्सव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉरेस्ट स्कूल फॉर पुअर स्टूडेंट्स स्टार्टेड इन केरला। 1 IAS free coaching under the program, 10,000 meritorious but economically weaker students in Kerala scheme of providing free coaching in civil services and other competitive examination of the state. The governor was initiated by Arif Muhammad Khan. 1 school 1 IAS कार्यक्रम कहां पे शुरू किया गया है? केरला में। तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किस स्टेट की बात हो रही है? केरला की बात हो रही है। यूपीएससी सिविल सेवा केरल में शुरू किए गए गरीब छात्रों के लिए 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम के तहत मुफ्त कोचिंग दी जाएगी 10,000 मेधावी छात्रों को। लेकिन केरल में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की योजना राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा शुरू की गई। तो पूछा जाता है भाई किसके द्वारा शुरू की गई है? आरिफ खान मोहम्मद द्वारा शुरू की गई है। कहां पे शुरू की गई है? केरला में शुरू की गई है। क्या है? 1 स्कूल 1 IAS है। कितने छात्रों को दिया जाएगा? 10,000 मेधावी छात्रों को यहां पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज, ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने एमसीक्यू में भी सॉल्व किया था, एमसीक्यू में भी डिस्कस किया था कि TEPC appointed Sandeep Agrawal as new president. The Telecom Equipment and Service Export Promotion Council has appointed Sandeep Agrawal as the new chairman. 2 से 3 क्वेश्चन आज रिपीट हुए हैं, है ना। TEPC, तो TEPC का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। कौन बनाए गए हैं इसके न्यू प्रेसिडेंट? संदीप अग्रवाल। अब तो भाई याद भी होना जाना चाहिए, एमसीक्यू में भी था और यहां न्यूज में भी आ गया है। तो बस इतनी सी न्यूज है ये। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी डॉल्फिन। डॉल्फिन की बात हो रही है। डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां पे है? चिल्का लेक तो सामने लिखा हुआ है, कहां पे है? उड़ीसा में। बहुत ही फेमस लेक है। तो डॉल्फिन के लिए बोला गया कि डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा हैज इंक्रीज्ड टू 156 ऑफ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आफ्टर द इमरजेंस। चिल्का लेक इन उड़ीसा आल्सो बिकेम अ सेफ हेवन for rare Iraqi dolphin has gone. To conduct an annual survey on the biodiversity of the lagoon by the Chilka Development Authority, later it came to light which is the largest lake along the eastern coast of India. भाई डॉल्फिन की आबादी बढ़कर 156 हो गई है। प्रवासी पक्षियों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने के बाद उड़ीसा में चिल्का झील भी दुर्लभ इरावाडी डॉल्फिन के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गई है। चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा लैगून की जैव विविधता पर एक वार्षिक सर्वेक्षण करने के बाद यह प्रकाश में आया, जो भारत के पूर्वी तट के साथ सबसे बड़ी झील है। तो बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छी बात है। यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हुई है? बढ़ी है, 156 हो गई है। 2 साल पहले ये बहुत ही कम थी, इंडेंजर केस में थी। 150 बिलो 150 थी, लेस देन 150। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी आ रही है इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, यानी कि इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू कम टू अल्पुजा केरला। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट टू द कंट्रीज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू बी लॉन्च्ड एट द हाउस बोट टूरिस्ट सेंटर अल्पुजा केरला विल गो। The State Tourism Department said on Sunday that the museum will have a huge storehouse of documents and the entire those who have shaped the labor movements across the continents and especially in Kerala of the labor movement in the country. The point of origin will affect Alpuza. केरल के अल्पुजा में आने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउस बोट पर्यटन केंद्र अल्पुजा में लॉन्च किया जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन भाई बनता है कि अल्पुजा, एक और केरला की न्यूज थी ध्यान रखनी है आपकी
केरला 2 से 3 बार न्यूज में देखने को मिला है हमें। तो केरला में अल्पुजा एक जगह है, वहां पर क्या पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने के लिए, जो भी हमारी हिस्ट्री में हुआ था उसको याद रखने के लिए भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहां पर? अल्पुजा में। अल्पुजा कहां है? केरला में। राज्य के पर्यटन विभाग ने रविवार को कहा कि संग्रहालय में दस्तावेजों का एक विशाल भंडार होगा और पूरे महाद्वीप में श्रम आंदोलनों को आकार देने वाले और विशेष रूप से केरल में देश में श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल अल्पुजा को प्रभावित करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस न्यूज को। इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाया जा रहा है अल्पुजा में, केरला में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन इसके साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्ति की ओर है। देन सारी न्यूज़ आपकी क्या हो गई है? फिनिश हो गई है। देखिए जो भी एमसीक्यूज हुए हैं एमसीक्यूज के फॉर्मेट में की गई, फिर न्यूज़ डिस्कस की गई। देन ये न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, सिलेक्टेड न्यूज़ है, बहुत सारी न्यूज़ से ये सिलेक्टेड डेटा आपके लिए सिलेक्टेड न्यूज़ लाई गई हैं। देन देखिए ये पिक्चर हमें क्या दिखा रही है? द एनवायरनमेंट इन डेंजर, क्या अर्थ का हाल हो रखा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हमें कोई कदम उठाने होंगे। अब क्या कदम उठाते हैं हम? सेव नेचर, सेव ट्री। सोचिएगा, देखिए सबसे बड़ी चीज़, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, वैसे तो आप सब समझदार हैं, जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज़, अगर हम कोई काम करना चाहें, अगर हमारे दिमाग में हो ये काम करना है, तो कहीं ना कहीं हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस बारे में सोचता रहता है और कहीं ना कहीं उसके हल निकालता रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे नेचर में हो या हम उसको कॉन्शियसली बहुत ही डीपली ले रहे हैं या बहुत ही गंभीरता से उस विषय पर सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैकवर्ड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें चलती रहती हैं और फिर कभी ना कभी आकर वो क्या ऐसा कुछ आता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस वजह से एक दिमाग में ये रखना चाहिए कि भाई ये भी मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए या इसमें भी, इस विषय पर भी हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो सेव वाटर, सेव ट्री एंड सेव नेचर। देन देखिए इसके साथ ही आपका सेशन आज का फिनिश हो रहा है। जो अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया है, कुछ अच्छा लगा है आपको, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? सब्सक्राइब करने से और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस मिलेंगे। करंट अफेयर का सेशन कंटिन्यू आपका पर डे आएगा और वीकली एमसीक्यूज भी बनाए जाएंगे। अभी बहुत ही जल्द 1 जनवरी से 15 जनवरी के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका एक कंपाइल्ड एमसीक्यू का फॉर्मेट मैं लाने वाला हूं। देन इसके साथ ही जो भी एग्जाम्स आपके मेंस के होने हैं, आईबीपीएस के, आरआरबीज के, एसबीआई पीओस के, उसके लिए भी मंथ वाइज सेशन लाऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका एक बहुत ही अच्छा सा रिवीजन हो सके। तो बहुत ही उस पर रिसर्च चल रही है, पूरा सा उस पर काम चल रहा है। बहुत ही जल्द वो सेशन आएंगे और आपको अनाउंस किया जाएगा, देन बताया जाएगा, तो देन आप उस सेशंस में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।